Assalamu alaikum class. So today we have lecture number 31. छुट्टियां गुजारने के बाद जो 3 आपको मिली थी उसके बाद आप लोग फ्रेश होके आ गए होंगे एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक पिछले टॉपिक से ज़रा सा मुश्किल होगा लेकिन हम इसको स्लोली स्लोली लेकर जाएंगे ताकि आप लोगों को ये अरेज वाला टॉपिक भी कवर हो जाए और कंप्लीटली समझ में भी आ जाए है बड़ा इंटरेस्टिंग है. So what we will study in this lecture is about arrays, its introduction and its declaration कि ये declare कैसे होती हैं C++ में. So first of all, what is array? An array is a group of consecutive memory location at with same name and type. अब इसकी ये short सी एक definition है जिसमें ये बता रहा है कि array मेरे पास क्या चीज है, a group of consecutive memory locations, यानी कि इसमें मेरे पास एक ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशंस है और consecutive का क्या मतलब है कि वो एक ऑर्डर में है कि 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3rd है, 4th है, 5th है, यानी कि उस मेमोरी का ऑर्डर है. ठीक है, विथ सेम नेम, जिसका नाम भी सेम होगा, यानी कि तमाम मेमोरीज का नाम सेम होगा जब हम उसमें चीजें जब उसमें हम वैल्यू सेव करेंगे और उसकी टाइप भी सेम होगी, यानी कि एक एरे के डिक्लेरेशन के साथ मेरा जब एक एरे डिक्लेयर करूंगा तो उसको मैं नाम भी एक दूंगा और उसको मैं टाइप भी, जो हम इंटीजर, फ्लोट या डबल की टाइप देते हैं ना, वो भी मैं एक दूंगा. क्यों? लेकिन उसका फायदा मेरे पास क्या होगा? उसका फायदा मेरे पास ये होगा कि मेरे पास consecutive मेमोरी लोकेशंस आ जाएंगी, यानी कि मैं एक चीज के साथ ही 100 चीजें, 1000 चीजें मैं मैनेज कर रहा हूँगा. इसका हमारे पास ये है एडवांटेज. तो ये हम आगे भी पढ़ेंगे साथ साथ, लेकिन ये बेसिक उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है, उसकी डेफिनेशन के उसमें मैं बता रहा हूँ. सिंपल वेरिएबल इज अ सिंगल मेमोरी लोकेशन विद द यूनिक नेम एंड टाइप. अब आम जो मेरे पास वेरिएबल होता है, हम जो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसमें क्या होता है, हम उसमें एट अ टाइम एक ही वैल्यू सेव कर सकते हैं ना, जिसका एक ही नाम होता है और उसको हम टाइप भी एक ही देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इंट a इज इक्वल्स टू 1, यानी कि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल, सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ जिसको इनिशियलाइज किया 1 के साथ. ये सिंपल वेरिएबल है, बट एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन. अब ये वो ऊपर वाली बात फिर से कर रहा है, इसमें मैं पॉइंटर ऑन कर देता हूँ. अब ये वो ऊपर वाली चीज दोबारा कर रहा है कि कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस वाली बात, कि यहाँ पे डिफरेंट एडजेसेंट मेमोरी लोकेशन. अब इन दोनों में क्या फर्क है, यानी कि वो हमारे पास एडजेसेंट हो सकती हैं, उसमें हम किसी भी मेमोरी को किसी भी लोकेशन पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं. इसको मैं आपको यूं डिफाइन करके बता सकता हूँ, जैसे आप लोगों ने वो एग्स वाला कैरेट देखा होता है जिसमें अंडे पड़े होते हैं, ये उसको क्या कहते हैं, जिसमें 24 एग्स पड़े होते हैं. वो एक ही रैक होता है उसका, एक ही वो पूरा करेट होता है जिसके अंदर 24 एग्स पड़े होते हैं. उसका वो जो रैक है, एग्जाम्पल के तौर पे, वो मेरे पास एक एरे है और उसमें जो प्लेसेस 24 बनी हुई है जिसमें अंडे रखते होते हैं, वो मेरे पास क्या चीज है, वो मेरे पास मेमोरी लोकेशन है. और उस मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यूज हैं वो क्या है, वो अंडे हैं जो हम रख रहे हैं उसमें. ठीक है. सो by the example what we have, array is like a eggs carrot, and the places on which we place the eggs are our memory locations, and the values for these memory location are eggs. That is an simple example of array in our daily life. ठीक है. All those memories location have one कलेक्टिव नेम एंड टाइप. वही ऊपर वाली बात, यानी कि उसका सेम नेम और टाइप होगी. तो तमाम मेमोरीज के लिए, जैसे हम उस एग के कैरेट की बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास क्या है, उसको हम कलेक्टिवली एक ही कैरेट कह रहे हैं ना, उसको हर एक उसकी जगह, उसमें जो 24 प्लेसेस होती हैं या 30 प्लेसेस होती हैं, उसको मैं सेपरेट कोई नाम तो नहीं दे रहा ना. उस तमाम पूरे के लिए एक मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एक्स का कैरेट है जिसमें हम लोग कर रहे हैं. इसी तरह जिसमें हम वैल्यूज रखते हैं उसको हम कलेक्टिवली एरे कहते हैं, और उसका कोई भी एक स्पेसिफिक नाम और स्पेसिफिक टाइप हो सकती है. ठीक है. द मेमोरी इन द एरे नोन एज एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे. अब वो जो मेमोरी है जिस पे हम रख रहे हैं उस वैल्यूज को, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ एरे, यानी कि उस स्पेसिफिक जो एलिमेंट मेमोरी है उसकी उसकी लोकेशन है, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं. ठीक हो गया. The total number if elements
in the array is called as its length, और जितने उसमें एलिमेंट होते हैं, the total number of elements in the array is called as its length. अब अगर एक एग के कैरेट में 24 या 30 लोकेशंस हैं या 30 एलिमेंट्स हैं, तो उसकी पूरी लेंथ को, यानी कि उस पूरी एलिमेंट्स को, अगर उसकी 30 लेंथ यानी कि 30 एग्स उसमें आते हैं, तो उसको मैं क्या कहूंगा, उस एरे की या उस कैरेट की लेंथ कहूंगा कि इस कैरेट में 24 या 30 एग्स आते हैं, तो वो उसकी क्या होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज इट्स लेंथ, द लेंथ ऑफ एरे। ठीक हो गया। Each element in the array is accessed with reference to its position of location in the array. The position is called index or subscript. अच्छा, अब एलिमेंट्स को, जो एरे में एलिमेंट्स हैं हमारे पास, एलिमेंट्स हम देख चुके हैं, ऊपर पढ़ चुके हैं एलिमेंट्स के बारे में कि वो क्या है हमारे पास, वो मेमोरी लोकेशंस हैं जो एक एरे में है। ठीक है, इज एक्सेस्ड विद रेफरेंस टू इट्स पोजीशन, और उसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, उसकी पोजीशन के, उसकी लोकेशन से उसको हम एक्सेस करते हैं। एग्जांपल वही कैरेट्स वाली कोट करूंगा, किस चीज की, कि जो एग का कैरेट है उसमें क्या चीज है, उसमें अगर 30 एग्स आते हैं, तो उसको मैं नंबर वाइज कह सकता हूं कि जो मेरे पास, उसको मैं स्टार्टिंग से कह सकता हूं कि एक लोकेशन है मेरे पास फर्स्ट वाली जिसपे फर्स्ट एग पड़ी है, दूसरी सेकंड है जिसपे सेकंड एग पड़ी है, थर्ड है, फोर्थ है, अप टू 30 या जितने भी उसमें प्लेसेस आती हैं। ठीक है, जितनी उसकी लोकेशन है, तो उसको मैं उसका इंडेक्स कहूंगा कि फर्स्ट इंडेक्स पे एग पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल उस एग के कैरेट में मेरे पास एक एग नहीं है, और वो थर्ड नंबर पे जो है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं कहूंगा कि एक्स के कैरेट पे जो थर्ड इंडेक्स है, उसका तीसरा इंडेक्स जो है उस पे एक एग नहीं है। मैं एग्जांपल ऐसे कोड कर सकता हूं। तो सिमिलरली मैं उसको इंडेक्स कहूंगा जो उसकी लोकेशन है। ठीक है, तो हम फिर उसको कॉल कैसे करेंगे, हम उसकी हर एक वैल्यू को चेक कैसे करेंगे, उसके इंडेक्स के थ्रू, उसके लोकेशन के थ्रू। ठीक है, तो जो एलिमेंट ऑफ द एरे हैं उनको हम एक्सेस कहां से करते हैं, उसके इंडेक्स से करते हैं। इंडेक्स को मैं क्या कहूंगा, उसकी जो लोकेशन है उसको मैं नाम दे देता हूं कोई। अब मैं लोकेशन अगर यूज करूंगा तो मैं कौन सी लोकेशन यूज कर रहा हूं, लोकेशन एक जनरल वर्ड है उसके लिए, लेकिन स्पेसिफिकली हम फिर कहेंगे कि उसका ये वाला इंडेक्स, उसका थर्ड इंडेक्स, उसका फोर्थ इंडेक्स, उसका फिफ्थ इंडेक्स। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक नेम हो जाएगा उसकी पोजीशन के लिए, और उससे हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को एक्सेस करेंगे। ईच एलिमेंट इन द array हैज अ यूनिक इंडेक्स, और हर एक का यूनिक इंडेक्स होगा। अब वो यूनिक इंडेक्स जैसे मैंने ऊपर कोड किया ना, कि उस इंडेक्स को मैं कॉल कैसे करूंगा, कि थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, तो हर एक का इंडेक्स चेंज होता रहेगा। यानी कि 4 दो बार नहीं आएगा, 5 दो बार नहीं आएगा, 5 सिर्फ एक ही बार आएगा, 0 एक बार आएगा, 1 एक बार आएगा, तो उसका एक यूनिक इंडेक्स होगा। ठीक है, द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इज 0, ये 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स, and the index of the last element is in length is -1. ठीक है, the value, if the index is written in bracket, the value of the, ये भी ऑफ है, of the index is written in brackets along with the name of array. अब उसको हम लिखते कैसे हैं, यानी कि उसके इंडेक्स को हम लिखेंगे कैसे, हम वो जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर लिखेंगे along with the name of the array. फॉर एग्जाम्पल array का नाम मैंने a रखा और उसके ब्रैकेट में मैंने 1 लिख दिया, तो मतलब कि एरे ए के फर्स्ट इंडेक्स को मैं करना चाह रहा हूं एक्सेस। ठीक हो गया, ये हम आगे एग्जांपल में देखेंगे, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। सो एरे आर यूज्ड टू स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, यानी कि एरे के एक एडवांटेज ये बता रहा है कि हमारे पास वो क्या करता है, यूज किस लिए होता है, कि लार्ज अमाउंट ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा, यानी कि अगर मैं इंटीजर्स ले रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक बंदे के जो है थ्रू आउट सब्जेक्ट्स के 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने कैलकुलेट करने, मैंने कलेक्ट करने, मैंने इंटर करनी है, तो मैं एक ही एरे डिक्लेयर करूंगा, उसके पांचों के पांचों नंबर उसी में डाल दूंगा। ठीक हो गया, सपोज द यूजर वांट टू स्टोर द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स एंड डिक्लेयर 100 वेरिएबल्स। तो अब जो हम इससे पिछला, यानी एरे पढ़ने से पहले जो हम काम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, कि एक यूजर है जो कि स्टोर करना चाहता है मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स। अब 100 स्टूडेंट्स है ना, यानी कि एक स्टूडेंट के लिए एक वेरिएबल, दूसरे के लिए दूसरा वेरिएबल, तीसरे के लिए तीसरा,
वो हम क्या कर रहे थे, अगर मेरे पास 100 स्टूडेंट्स होते थे इससे पहले, तो हम क्या करते थे उसके लिए 100 वेरिएबल, जैसे मैंने 5 स्टूडेंट का पीछे कोई एग्जांपल दी थी, प्रोग्राम दिया था 10 स्टूडेंट्स का दिया था, तो हम उसमें क्या कर रहे थे 10 स्टूडेंट्स के लिए 10 वेरिएबल्स सेपरेटली अलग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे. सो इट वाज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस टू यूज दोज वेरिएबल्स इंडिविजुअली. यानी कि अब लाजमी बात है, अगर मैं 100 वेरिएबल्स को मैं अगर एंटर करूंगा तो मेरा उतना टाइम ज्यादा लगेगा. दिस प्रोसेस कैन बी सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग एरे. अब एरे मेरे पास ऐसा काम कर रही है कि इन 100 स्टूडेंट्स का डेटा मैं एक ही एरे में स्टोर कर सकता हूं. यानी कि जहां हम 100 बंदों के लिए 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे थे, वहीं मैं पैरेलली 100 स्टूडेंट्स के लिए एक वेरिएबल यानी कि एक एरे डिक्लेयर करने से उनके सारा काम मैं खत्म कर सकता हूँ. ठीक है, तो मेरा टाइम भी नहीं लगेगा उस पे. एक ही वैल्यू मैं डिक्लेयर करूंगा, उसमें 100 की वैल्यूज डाल दूंगा, बजाय इसके कि मैं 100 डिफरेंट वेरिएबल्स को मैं डिक्लेयर करूं. एन एरे ऑफ 100 एलिमेंट कैन बी डिक्लेयर टू स्टोर दीज values instead of 100 individual values variables. ठीक है. Advantage. Some of the advantages of arrays are as follow. The first one is array can be stored a large number of values with single name. जैसे अभी हमने पिछली ही एग्जांपल में पढ़ा, जो कि क्या था कि हमारे पास अगर 100 स्टूडेंट्स का मैंने डेटा एंटर करना था, तो उसके लिए हम 100 कर रहे थे. तो ये कह रहा है कि array can store a large number of values. अब 100 जो स्टूडेंट है उनकी जितनी भी वैल्यूज आएंगी या ग्रेड्स आएंगे, मार्क्स आएंगे, वो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है ना क्या उसको कैलकुलेट करना. तो एरे क्या करती है, उतना ही लार्जर अमाउंट, वो मेरे पास लार्ज अमाउंट है स्टूडेंट, तो वो स्टोर हो सकती है किस चीज में, एरेज में, विद अ सिंगल नेम. वो हम नीचे डिक्लेरेशन में देखेंगे उसकी. The second one is array are used to process many values quickly and easily. अब array में हम ये चीज को process भी quickly कर सकते हैं. अब चूंकि मैं array में अगर 100 बंदों का डेटा डाल रहा हूँ, तो वो easily होके जा रहा है, क्योंकि मुझे variable नहीं डिक्लेयर करने पड़ रहे हैं, सिर्फ एक array डिक्लेयर करनी पड़ रही है, और उसमें जो values हैं उसको मैं डायरेक्टली उसके इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ quickly and easily. ठीक हो गया. The value stored in an array can be sorted easily. वो easily sort भी हो सकते हैं, वो हम आगे इसकी एग्जांपल्स जब हम प्रोग्राम्स करेंगे उसमें मैं सॉर्टिंग भी बताऊंगा कि कितनी इजीली हम ये वैल्यूज को सॉर्ट भी कर सकते हैं. ठीक है ना. The search process can be applied in an array easily. Search process मतलब अगर मैंने कोई वेरिएबल वैल्यू सर्च करनी है, जैसे हम स्विच स्टेटमेंट लगाते थे और हम उसमें कहते थे कि यार अगर 1 के इक्वल आ जाए या 2 के इक्वल, जो हम स्विच आप लोग पढ़ चुके हो, आप लोग को उसका बेसिक सब कुछ पता है. अगर जब हम स्विच में कोई वैल्यू ढूंढते थे तो हम कहते थे कि इसको एग्जीक्यूट कर लो. सिमिलरली जो सर्च प्रोसेस है वो इस उससे भी बहुत ज्यादा इजी है. यानी कि उसमें हमें स्विच का प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता था. इसमें हम आगे जब प्रोग्राम करेंगे तो आप लोगों को इसकी सर्चिंग में भी बड़ा इजीली आपको समझ आ जाएगा. ठीक है ना. Declaring one dimensional array. So first of all, what is one dimensional array? The type of array in which all elements are arranged in the form of a list is known as one dimensional array. One dimensional array जिसमें हम तमाम की तमाम एलिमेंट्स को अरेंज कर देते हैं एक लिस्ट में. यानी कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, एक लिस्ट में उसकी बना लेता हूं. सो दैट इज कॉल्ड एज वन डायमेंशनल एरे. इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंगल डायमेंशनल एरे और लीनियर लिस्ट. इट कंसिस्ट ऑफ वन कॉलम और वन रो. इसमें एक ही कॉलम या एक ही रो होती है. वो कैसे होती है, डिक्लेयरिंग में हम देखेंगे. द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग एरे नेम, लेंथ एंड डेटा टाइप इज कॉल्ड एज एरे डिक्लेरेशन. यानी कि जिसमें हम जिस प्रोसेस में हम एरे का नेम, उसकी लेंथ और उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं, उसको हम एरे डिक्लेरेशन करते हैं. यही बेसिक सिंटैक्स है एरेस का. सो द सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग वन डायमेंशनल एरे इज एज फॉलो. द फर्स्ट वन इज, अब ये डेटा टाइप है. डेटा टाइप से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, जो कि इंटीजर, फ्लोट या कोई भी डेटा टाइप, यानी कि इसकी जगह वो चीज आती है, इंट फॉर एग्जांपल. द सेकंड वन इज आइडेंटिफायर. आइडेंटिफायर कैन बी कॉल्ड एज द नेम ऑफ एरे. यहाँ पे मैं कोई भी नेम लिख सकता हूँ. यानी कि जब हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, उसको हम अपने मनपसंद कोई भी नाम दे सकते थे. दैट वाज कॉल्ड एज आवर आइडेंटिफायर. तो यहाँ भी हम कोई भी नाम दे सकते हैं. वो हमारा क्या होगा, आइडेंटिफायर होगा. वो हमारा एरे वेरिएबल होगा. ठीक हो गया. आफ्टर देन देयर आर टू square brackets and in which
द लेंथ ऑफ द एरे इज डिक्लेयर्ड। अब इसमें लेंथ ऑफ एरे होगी कि मेरे पास एरे की लेंथ कितनी होगी। एरे की लेंथ से मुराद है कि वो मेरे पास कितना लंबा होगा, यानी कि उसमें मेमोरी एलोकेशंस कितनी होगी। वो एग्जाम्पल में मैं एग्जैक्टली करके आपको बताता हूँ जब हम इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है ना। और फिर उसके बाद द लास्ट वन इज द टर्मिनेटर, जो कि हम सेमी कॉलन डालते होते हैं, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक सिंटैक्स ऑफ declaring one dimensional array. In this syntax, the data types, it indicates the data type of the variable to be stored in an array. For example, integer, floating values, double values, etc., character values, etc., etc. The second one is identifier. It indicates the name of the array. The third one is length. It indicates the total number of elements in the array. It must be a constant. कोई भी कांस्टेंट वैल्यू से मुराद है कि कोई भी 1 2 3 4 5 यानी कि नेचुरल नंबर में से कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। एंड इट इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। फॉर एग्जाम्पल, अब ये मेरे पास इसकी बेसिक एग्जाम्पल है कि इंट मार्क और 5, यानी कि एक डेटा टाइप इंटीजर की और वेरिएबल एरे वेरिएबल की का जो आइडेंटिफायर था उसका नाम क्या मैंने रखा, मार्क्स रखा। फिर वही दो स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके दरमियान क्या चीज, 5, एक कांस्टेंट वैल्यू लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है, वो मैंने कांस्टेंट वैल्यू 5 रख दी। और फिर टर्मिनेटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये इस मार्क्स में कितनी वैल्यूज आएंगी, 5 वैल्यूज। इसको मैं 5 नहीं कहूंगा, इसको मैं 4 कहूंगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 लिखा है लेकिन नीचे मैंने एग्जाम्पल में 4 बताया हुआ है। द अबव एग्जाम्पल डिक्लेयर एन इंटीजर एरे मार्क्स ऑफ 5 एलिमेंट्स। इट एलोकेट्स 5 consecutive लोकेशन इन द मेमोरी। इसको मैं 4 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एग्जैक्टली समझ आ जाए। यहाँ से ये हो जाएगा 4, ठीक हो गया। अच्छा, अब दोबारा जाते हैं इसी पे, ये इसकी एग्जाम्पल थी। अच्छा, अब ये बताता है कि इट एलोकेट्स 5 consecutive लोकेशन इन द मेमोरी। अब मैंने 4 क्यों लिखा और यहाँ पे मैं क्यों बता रहा हूँ कि 5 consecutive मेमोरी लोकेशंस इन द मेमोरी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ लिया था कि इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होता है, किसी भी एरे का 0 से स्टार्ट होता है। तो एक 0 काउंट होगा, फिर उसके बाद 4 और काउंट होंगे, तो टोटल कितने मार्क्स आएंगे इसमें, टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 element, because the index of first element is 0 and the index of last element is 4। तो यानी ये 4 कर लो और ये 0 1 कर लो, तो कितने हो गए, टोटल 5 हो गए ना। दैट मीन्स के इट कंसिस्ट ऑफ 5 एलिमेंट्स, ठीक हो गया। इंडेक्स ऑफ द ईच एलिमेंट और नेम ऑफ द ईच मार्क्स, ये उसकी जो एग्जाम्पल, जो हम एक्चुअली बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक एरे है, ये वो एरे है। ये जो मैंने एक टाइप की बनाई हुई है, इसको, ये एक एरे है मेरे पास। अब इसमें क्या चीज है, ये हम सिंगल डायमेंशनल एरे की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जो हमारे पास वन डायमेंशनल एरे है उसमें क्या है, मैंने कहा कि भाई इंटीजर मार्क्स और 4 4 उसकी लेंथ थी, तो ये उसकी लेंथ है कि 0 1 2 3 और 4, ये उसकी लेंथ है। अब उसमें जो वैल्यू स्टोर होंगी तो एक यहाँ पे रिटर्न होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहीं पे इसके साथ लिख लेता हूं कि मैं इसमें वैल्यू स्टोर करता हूं 12, ठीक है। सेकंड वाली में मैं स्टोर करता हूं 4, थर्ड में मैं करता हूं 3, फोर्थ इंडेक्स पे मैं करता हूं क्या चीज, मैं यहाँ पे 6 कर देता हूं। और लास्ट इंडेक्स जो कि 4 है लेकिन उसकी एलोकेशन कौन सी है, उसकी लोकेशन कौन सी है, उस पे मैं क्या करता हूँ, 7 को स्टोर कर देता हूँ। अब क्या हो रहा है कि जब मैं इसको कॉल करूंगा, जो हम ऊपर से कह रहे थे ना कि कॉल इजीली हो जाता है, तो मैं इंडेक्स 1 को जब मैं कॉल करूंगा, सो दैट मीन्स के मैं वैल्यू 4 को कॉल कर रहा हूं, ठीक है ना। ये हमारे पास, यहां से आपको वो वाली बात भी ऊपर वाली क्लियर हो जाएगी कि हमारे पास कॉन्सेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन होती है, एक लीनियर, एक स्पेसिफिक वे में वो अरेंज होती है, जो हम ऊपर पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है ना। तो वो अरेंजमेंट जो है उसकी, वो ये है, एक असेंडिंग ऑर्डर की अरेंजमेंट है कि 0 के बाद 1 ही आएगा, उसके बाद 2 ही आएगा,
और 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद ही 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, मतलब अप टू सो ऑन। मैं इसके ये वाली जो वैल्यूज हैं, ये वाली वैल्यूज मैं इसको चेंज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि दैट इज द इंडेक्स ऑफ द एरे, और इस इंडेक्स ऑफ द एरे को मैं चेंज नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन इसके अंदर की जो वैल्यूज हैं ये मैं जरूर चेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दीज आर द लोकेशंस, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, इनको मैं इजीली सॉर्ट भी कर सकता हूँ। और ऊपर जो हमने एक एडवांटेज में पढ़ा था ना कि हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं इजीली, तो उसकी सॉर्टिंग मैं यहां से कर सकता हूँ, जिसमें हमारे पास इंडेक्स कभी नहीं चेंज होगा। ये 0 0 अपनी जगह ही रहेगा, 1 अपनी जगह रहेगा, 2 अपनी जगह, 3 अपनी जगह। लेकिन अगर इसको मैं असेंडिंग ऑर्डर में, इनकी जो वैल्यूज हैं, इनकी एलिमेंट्स जो है, इसको अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में करना चाहूँ, अरेंज करना चाहूँ, तो ये 3 वाली वैल्यू जो इंडेक्स 2 पे पड़ी हुई है, इसको मैं 0 पे लेके आ सकता हूँ। आफ्टर देन 4, फिर 6, फिर 7, और ये 12 वाले जो इंडेक्स पे 0 पे पड़ा हुआ है, इसको मैं उठा के 4 पे लेके जा सकता हूँ। और वो भी हम कोई स्पेसिफिक पैटर्न, कोई स्पेसिफिक मेथड अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। ठीक है ना? सो दिस इज हाउ वी कैन initialize, how we can declare an array, and this was a basic example कि हम मेमोरी लोकेशन हमारे पास क्या चीज है, और उसमें हम सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, उसके इंडेक्सेस हमारे पास एक कंसेक्टिव मैनर्स में कैसे हैं। ठीक है? सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे अबाउट arrays, its introduction, its declaration. After then we also study the advantages of the arrays and an example of declaring how we can declare one dimensional array इन C++। ठीक हो गया? तो दिस वॉज बेसिक्स। होप सो कि आपको समझ आ जाएगी। जिसको नहीं समझ आई, इस लेक्चर को दोबारा देखो, ताकि आगे आपके लिए आसानी हो। क्योंकि आगे हम जब एरेस को, नेक्स्ट लेक्चर में जब हम एरेस को इनिशियलाइज करेंगे, उसके इंडिविजुअल एक्सेसिंग हम देखेंगे कि उसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं, उसमें हम इनपुट और आउटपुट कैसे कर सकते हैं, तो वो आप लोगों को बड़ी इजीली समझ आ जाएगी। ठीक है ना? वो काफी, यानी कि इतना मुश्किल नहीं है, अब डरना नहीं है। ठीक है ना? तो वो काफी इजी है। इस लेक्चर को सुनो और इसको रट लो, इसको मतलब जहन में दबा के रख लो, ताकि हम जब आगे पढ़े तो आप लोग को क्विकली चीजें याद हो। थैंक यू सो मच फॉर